गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एलॉन मस्क के स्क्योर्ट के साथ, जो है डोंट कंफ्यूज स्कूलिंग विद एजुकेशन। आई डिडंट गो टू द हार्वर्ड बट द पीपल दैट वर्क फॉर मी डिड। पहला प्रश्न है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? ऑप्शंस हैं निशिया मोमोजी, मार्जरी गैस्ट्रिंग, रयासा लील या फिर फुना नकायामा। इसका उत्तर है निशिया मोमोजी। जापान की 13 साल की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बन गई है। निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में यह कारनामा किया है। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मार्जरी गैस्ट्रिंग के नाम दर्ज है। उन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 238 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शंस है मिस्र, मोरक्को, सूडान या फिर ट्यूनीशिया। इसका उत्तर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में लोकतंत्र मौजूदा समय के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। यहां राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को भी बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया है। दरअसल देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? ऑप्शंस है सुलावेसी द्वीप, बॉटम द्वीप, सुमात्रा द्वीप या फिर लोम्बोक द्वीप। इसका उत्तर है बॉटम द्वीप। इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी कि पानी में तैरता हुआ फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनसिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। सनसिप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुरियांग कांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। एक जलाशय पर इस सोलर फार्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फार्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस है 7, 5, 10 या फिर 4। इसका उत्तर है 4। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वे खेल हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है राहुल सचदेवा, नासिर कमल, मनोज कुमार या फिर प्रकाश अग्निहोत्री। इसका उत्तर है नासिर कमल। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया?
ऑप्शंस है बांग्लादेश, भारत, भूटान या फिर पाकिस्तान। इसका उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उनका जन्म 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर में हुआ था। आलमगीर ने अपना संगीत कैरियर 1966 में शुरू किया था। लोक गायक फकीर आलमगीर सांस्कृतिक संगठनों, क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य थे। अगला प्रश्न है, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है नेपाल, जापान, चीन या फिर रूस। इसका उत्तर है चीन। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है। यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और काफी सस्ता भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, कर्नाटक या फिर पंजाब। इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि हाल ही में कर्नाटक में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। वे सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 7 दिन बाद 19 नवंबर 2007 को ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से हाल ही में सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से हाल ही में किसानों से प्राप्त करी भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है। सब्जियों का निर्यात उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप के मई 2021 में डेनमार्क को निर्यात किए जाने के बाद हुआ है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन है पुणे, लद्दाख, चेरापूंजी या फिर दिल्ली। इसका उत्तर है चेरापूंजी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चेरापूंजी के सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। उन्होंने अभियान लॉन्च करते हुए एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का नारा दिया है। यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। हरित सोहरा नवीकरण अभियान के साथ ही ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन भी किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है केरल, मेघालय, सिक्किम या फिर तेलंगाना। इसका उत्तर है तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वे भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना है। रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसे भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग 2019 के लिए प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम कितने कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? ऑप्शन है 2 कंपनियां, 4 कंपनियां, 6 कंपनियां या फिर 8 कंपनियां। इसका उत्तर है 8 कंपनियां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम, जिसे अंतरिक्ष थीम के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा, उसे 8 कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद इच्छुक सभी लोग इसरो के मर्चेंडाइज उत्पादों जैसे टी शर्ट, स्केल मॉडल, अंतरिक्ष थीम वाले शैक्षिक, खेल, विज्ञान के खिलौने आदि खरीद सकेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर जापान। इसका उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि विश्व भर में लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और आलोपन व्हाट्सएप का विकल्प होगा।
जोगाजोग ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूहों के अपने संस्करण बना सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।